अच्छा बनाया है बैक्टीरिया ऊपर करो मोनेरा आर्किबैक्टीरिया बहुत अच्छा। तो चारों ग्रुप जो है उन ग्रुप्स में मेन पार्ट था एग्जाम्पल। फाइकोमाइसिस में एग्जाम्पल था राम, राइजोपस, जिनका बुक ओपन नहीं है बुक ओपन कर ले, जिनका दिमाग ओपन नहीं है वो अपना दिमाग भी ओपन कर ले। कैसे करना दिमाग ओपन? हाँ कोई बात नहीं, जस्ट लिप मूवमेंट करो, पार्टिसिपेट। तो एल्ब्यूगो और म्यूकर, जिसमें से एल्ब्यूगो पैरासाइटिक है, राइजोपस और म्यूकर वैसे सैप्रोफाइटिक है, ब्रेड पे ग्रो होते हैं, ब्रेड मोल्ड है। इसमें से कॉमनेस्ट है राइजोपस पे ध्यान दें। फिर एस्कोमाइसिस जिसमें एग्जांपल लिया था पानीसीएमटी, टी से था पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस, एस से नीरोस्पोरा, वाई से यीस्ट, टी से एलिसेप्स, एम से मोरेल और टी से ट्राफल्स। पानीसीएमटी जिसमें पेनिसिलियम इम्पोर्टेंटली कि उसकी दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था बाय डॉक्टर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड भी बनता है। सिट्रिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड के बारे में एकदम नेक्स्ट ईयर आपको बताएंगे माइक्रोब्स में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। न्यूरोस्पोरा को यूज किया गया इन जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल स्टडीज। इसके बारे में बडिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो यूनिसेलुलर फंगस से एक एक्सेप्शन हो गया। फिर क्लेविसेप्स वो किधर इधर अभी निकाला, कहां गया? इसके पास है उसको पास कर दे, तो मंत्र नहीं हुआ रहेगा। किसी ने मस्ती किया है तो मस्ती भी मत करो। इसके पास की मस्ती है ये, उसकी दिखाओ ऐसी मस्ती नहीं होगी। बस अभी कितना है हस्ती। सो मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है, दे आर डेलिकेसीज। फिर आया बेसिडियोमाइसिटिस, काउ बीटी, टी से था पक्सीनिया, ए से था अगारिकस, यू से था मुस्टिलागो, बी से था ब्रैकेट फंगाई और पी से था पफबॉल। पक्सीनिया करता है रस्ट डिजीज, अगारिकस दुनिया का सबसे डिलीशियस मशरूम है, मुस्टिलागो करता है हार्ट डिजीज। बाकी दोनों के बारे में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो दोनों ही सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। और लास्ट है कैट, यूट्रोमाइसिटिस में सी से था पोलाइटोट्रिकम, ए से था ऑल्टरनेरिया एंड बी से ट्रिकोडर्मा। आप इस ले लीजिए, इससे कुछ पूछना है फंगाई में? एनसीईआरटी रीडिंग किया क्या? ये शुरू करो, जिन लोगों का ट्रैक नहीं है पढ़ाएगा, ट्रैक पे आ जाओ। स्कोरिंग में वास्ट डिफरेंस है, स्कोरिंग में वास्ट डिफरेंस है, तो एकदम रियलाइज हो। इसलिए एक बार कंबाइंड रिजल्ट दिया है, तो बहुत इतना वेरिएशन आ रहा है। दूसरा जिनका ओएमआर का, ओम किधर है समझ में आया ना? वो ओएमआर का काफी लोग का ऐसा इश्यू है, ओएमआर मार्किंग से नहीं किया, इसके लिए आपका ड्रॉप हुआ है, इसलिए इमीडिएटली ग्रुप पे मैसेज भी डालना पड़ा। एकदम इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो जाता है, अचानक ही लोगों का मैसेज कॉल, क्या हो गया भाई इतना? मोहित सर को तो अभी पता चला है सब कांड हो गया। थोड़ा खरी खोटी सुनाएंगे, सुन लेना, बट इन शॉर्ट ओएमआर मार्किंग कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों का अभी फिलहाल ओएमआर का मेजर इश्यू हुआ है, मेजर मतलब मुश्किल से 10-15 मार्क ही आए हैं, इतना बड़ा जो गैप है, दैट इज बिकॉज वो स्कैन ठीक से नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा ही मार्किंग करेंगे तो स्कैन नहीं करेगा कंप्यूटर। तो फिलहाल आप लोग के लिए मैनुअल चेकिंग करने बोला है, बट ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोला है मैनुअल चेकिंग। मेनली जो सीईटी जो स्कोरिंग दिया है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, उतना मैनुअल चेकिंग करेंगे, बट इतना सब मेहनत कोई करते नहीं बैठेगा बार बार, तो नेक्स्ट टाइम से ना हो, इसके लिए प्लीज प्रैक्टिस ऑन ओएमआर जिनका इश्यू हो रहा है। फिर नेक्स्ट अभी डिस्कशन हम लोग चालू करते हैं अबाउट वीरूस। वीरूस का डिस्कशन ले लेते हैं हम लोग।
का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट वायरस। एकदम छोटा सा टॉपिक है वायरस, और इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू आएंगे बहुत इजीली आप लोग कवर कर पाएंगे। आज ही वायरस का डिस्कशन वाइंड अप हो जाएगा। अच्छे से ध्यान दें, वायरस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग वापस से पढ़ने का जरूरत ना पड़े, अभी लेक्चर में ही आपका मेमोराइज हो जाए। वायरस हेडिंग दे दे और पेन पेन रख दे, ध्यान से सुने। चलो करें बात। तो वायरस जो है, वायरस को हम लोग बोल लेते हैं एज माही वेग। वायरस को बोलते हैं माही। तो वायरस जो माही है वो माही इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, और इनको माइक्रोस्कोपिक बोलना भी गलत होगा, इनको तो बोलना चाहिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं। इनफैक्ट इन वायरसेस का डायमेंशन इन नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, और हमने जो दुनिया का छोटा बैक्टीरिया पढ़ा है माइकोप्लाज्मा, उसका साइज है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर, तो उससे भी ये 1000 गुना और छोटा है। तो जो कुछ हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स बनाए हैं, जिन फिल्टर से हम लोग बैक्टीरिया को ट्रैप कर सकते हैं, मतलब पानी वगैरह को हम लोग को अगर फिल्टर आउट करना हो तो देयर आर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। सो अच्छे वाटर प्योरीफायर्स आसानी से बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, बट वायरसेस को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जितने भी एंटीसेप्टिक्स हो या जर्मिसाइडल्स हो, उसमें हमेशा लिखा रहता है कि 99.9% जर्म्स को किल करते हैं, फिर स्टार मार्क करते हैं। वो इसकी वजह से, क्योंकि वायरस इतने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है कि वो इजीली फिल्टर आउट नहीं हो सकते। सो उनका डायमेंशन कुछ 20 से 200 नैनोमीटर का होता है, और 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, ये फीचर याद रहे। फिर वायरसेस को हम लोग बोल लेते हैं एसेल्युलर। एसेल्युलर का मतलब इसके पास सेल नहीं होता, और लिविंग वर्ल्ड में पहले मैंने बात बोल दिया था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू बी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, क्योंकि सेल होगा तभी तो मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होगा। तो वायरसेस के पास तो सेल होता ही नहीं है। फ्यूचर डॉक्टर्स, एसेल्युलर वर्ड दो कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं। एक मीनिंग है कि सेल नहीं है, दूसरा मीनिंग एसेल्युलर का हो सकता है सिंगल सेल। एसेल्युलर का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और मेन जो यूनिसेलुलर किंगडम था, जो कनेक्टिंग लिंक था, वो था प्रोटिस्टा। सो कुछ ऑथर्स प्रोटिस्टा को भी एसेल्युलर मानते हैं, हम लोग नहीं मानते एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर कोई एमसीक्यू में वायरस ना देके पूछा कि एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप लोग को प्रोटिस्टा मार्क करना है। हालांकि मोनेरा भी सिंगल सेल्ड है, बट मेनली हम लोग प्रोटिस्टा को प्रेफरेंस देंगे। सो ये यहाँ पे एसेल्युलर का मतलब क्या है कि इनके पास सेल नहीं है, और अगर सेल ही नहीं है तो ये लिविंग हो सकते हैं नहीं, इसके लिए हम लोग इसको बोल देंगे नॉन लिविंग। सो वायरस सिंस नॉन लिविंग है, इसीलिए हम लोग ने 5 किंगडम में किधर भी इसको प्लेस नहीं किया है। बट ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है। सो वायरसेस जो है, इनका मेन काम यही है, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के इन्फेक्शन करना। इसीलिए हम लोग वायरसेस को बोलते हैं दे आर डिफाइंड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एसेल्युलर हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। और अगर ये इन्फेक्शन कर रहे हैं तो इन्फेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ओपी। ओपी का मतलब है ये है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। मतलब जब तक ये पैरासाइटिकली किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा तब तक ये सर्वाइव नहीं कर सकता, तब तक ये नॉन लिविंग ही माना जाएगा। मतलब जैसे ही उसको पैरासाइट मिला, पैरासाइट का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने? लिविंग होस्ट मिलना चाहिए। जैसे ही इसको कोई लिविंग होस्ट मिल गया जिसके अंदर ये इन्फेक्शन करेगा, तब उस सेल के अंदर घुस के वायरस खुद हो जाता है। सो वायरसेस को हम लोग बोलते हैं ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में ही कैटेगरी में आता है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये जीवन और मृत्यु की कगार पे है, जीवन और मृत्यु की बॉर्डर पे है। तो दे आर ऑन दी थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनिज्म थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ पे है, तो आपका आंसर आएगा वो वायरसेस है। मतलब जब दुनिया का फॉर्मेशन हुआ तो मेजॉरिटी सब नॉन लिविंग ही थे, फिर जाके लिविंग आए। और अगर आपको नीड पे पूछा गया कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कौन सा कनेक्टिंग लिंक होगा, तो आप लोग बोलोगे वो होगा वायरस। ये दुनिया का पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने कौन सा बोला है? आर्कीबैक्टीरिया, सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। तो उसके भी पहले कौन रहेगा? वायरस। तो
कनेक्टिंग लिंक ये एंट्रेंस के लिए 12th स्टैंडर्ड का एवोल्यूशन का एक एमसीक्यू है जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो वायरसेस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ वायरस दुनिया का सबसे शाना ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो होस्ट सेल के घर को अपना घर बना लेते हैं। अपने घर पे कोई आए और खुद का घर समझ के रहे, ऐसे थोड़ी चलता है, मेहमान है थोड़ी दिन के लिए रहे, बाद में निकल, तो ये दूसरे के सेल को अपना सेल बना लेता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर होस्ट का सेल है और वायरसेस के पास कोई सेल वगैरह नहीं है, इसके पास कुछ एक स्ट्रक्चर है, और वो वायरस इसके अंदर घुस गया और दूसरे के सेल को अपना सेल बना लिया। तो सपोज अगर ये ह्यूमन सेल है जिसके अंदर वायरस ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, अटैक कर लिया है, तो जब मैं वायरस को मारने के लिए दवाई बनाऊंगा तो वायरस तो मरेगा ही, साथ में हमारा सेल भी डिस्ट्रॉय होगा। तो हमारा भी सेल का डिस्ट्रक्शन होगा जब हम लोग वायरस को किल करते हैं, और जैसा करके वायरस को मारने के लिए हम लोग इतना दवाई बना नहीं पाए। रीजन ये है क्योंकि वायरसेस कॉन्स्टेंटली रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन देयर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। तो वायरसेस बहुत सारे म्यूटेशंस दिखाते हैं, और म्यूटेशन इसके लिए दिखाते हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग ने आरएनए डीएनए को कंपेयर किया है, जहाँ पे आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? कौन बता रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और क्यों अनस्टेबल है? बायोमोलिक्यूल्स देना ही पड़ेगा, ये फटफट आंसर आना चाहिए। सो आरएनए अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर राइबोस शुगर होता है, वो राइबोस शुगर भी उसको अनस्टेबल बनाता है, बताया रहेगा आपको। तो ये आरएनए होने की वजह से अनस्टेबल होता है, इसलिए दुनिया में अगर पहला जेनेटिक मटेरियल पूछा तो आरएनए ही आया है, और सिंस अनस्टेबल है इसीलिए डीएनए का हुआ है एवोल्यूशन, तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो जितने भी आरएनए वायरसेस है वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर हाईली म्यूटेटिंग, हाईली अनस्टेबल, और इसीलिए अगर मैं एक दवाई बनाऊंगा तब तक मैं तो वायरस का अपना स्ट्रक्चर बदल दिया है। इसीलिए तो कोविड के भी कितने सारे वायरस के फॉर्म्स आए थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन तक पहुंच गए थे, इतने सारे वेरिएंट्स आ रहे थे क्योंकि वो सब आरएनए जीनोम वाले थे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। ऐसे ही और एक वायरल डिजीज है एचआईवी, सुना होगा, नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा। एचआईवी के पास भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसके लिए मेजॉरिटी हम लोग जो भी मेडिसिन बना रहे हैं एचआईवी में, वो सिर्फ पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, बट अल्टीमेटली डेथ तो होगा ही, क्योंकि वायरसेस की वजह से ये डिजीजेस नॉन क्योरेबल हो गए हैं। सो आरएनए वायरस होने की वजह से दे शो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ म्यूटेशन। अगर उनका हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में उनके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कवरिंग एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कवरिंग है, और ये कवरिंग बनता है प्रोटीन से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन कैप्सिड। तो प्रोटीन कैप्सिड जो है ये उनका कवरिंग है। आपको नीट में पूछा जाएगा ये कैप्सिड जो है उसका सिंगल यूनिट को क्या बोला जाएगा, तो आपको बोलना इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियल। किससे बना है वो? कैप्सोमियल। तो ये कैप्सोमियल से उसकी यूनिट बनेगी। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से बनते हैं, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके वो छोटे छोटे कैप्सोमियल रहेंगे जिससे प्रोटीन का कवरिंग बन रहा है। तो इसमें एक बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है वायरस में। दूसरा जो बायोमोलिक्यूल इनमें प्रेजेंट रहेगा दैट इज दी जेनेटिक मटेरियल, जीएम। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, जीएम इज जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल में या तो हो सकता है आरएनए या तो हो सकता है डीएनए। सबसे पहले कौन से आए थे? आरएनए ही आए थे, तो आरएनए वायरस सबसे पहले आए थे, और फिर उससे इवॉल्व कौन हुआ? डीएनए वायरस, क्योंकि डीएनए बाद में ज्यादा स्टेबल वायरसेस थे। सो आरएनए हो सकता है या डीएनए में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है स्टेटमेंट टाइप के एमसीक्यू के लिए कि नेवर बोथ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। या तो वायरस के पास आरएनए या तो डीएनए, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता। और आरएनए जब भी होगा तो होता है एसएस, और डीएनए जब भी होगा वो होगा डीएस। एसएस ज्यादा अच्छा है कि डीएस ज्यादा अच्छा है? डीएस ही अच्छा है, क्योंकि डीएस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और ये सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी कम रहेगी। सो डीएस ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए वो सब आगे जाके बने हैं। सो सिर्फ आरएनए या डीएनए का प्रेजेंस है और प्रोटीन का प्रेजेंट है, इसीलिए वायरसेस का स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। किससे बना है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। कौन से न्यूक्लिक एसिड? आरएनए या डीएनए, और प्रोटीन से बना है। सब लोग बोलते हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। मेजॉरिटी वायरसेस जो है वो वैसे तो इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या?
इनर्ट का मतलब क्या? इनएक्टिव ना। इनर्ट गैस एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो नॉन रिएक्टिव होते, स्टेबल होते। तो वैसे तो ये इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं व्हेन इट इज आउटसाइड ऑफ होस्ट। आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल जब रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा, और जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंट्री लेगा तो हो जाएगा एक्टिवेट। सो इसी इनर्टनेस को हम लोगों ने स्टडी किया है बाय क्रिस्टलाइजेशन। सो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज वेल। केमिस्ट्री में आप लोग इन जनरल क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे डायमंड वगैरह होते हैं, जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, लेकाइस अरेंजमेंट वगैरह होगा। और इस क्रिस्टलाइजेशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली। तो स्टैनली ने वायरसेस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था इन अ पर्टिकुलर ईयर। ईयर के लिए मैं गैप छोड़ के रख रहा हूँ, 20th सेंचुरी का एक ईयर मेंशन होगा, सो दैट आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर ले कि स्टैनली ने क्रिस्टलाइज कौन से ईयर में किया था। वायरसेस बहुत सारे जर्मीसाइड से भी आसानी से मरता नहीं है। दे आर रेजिस्टेंट टू जर्मीसाइड्स। और कुछ टाइम पहले मैंने बोला, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जो एंटीसेप्टिक्स वगैरह बोलते हैं 99.9% जर्म्स को मार सकते, बाकी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वायरसेस को जैसे बोला है कि होस्ट सेल के अंदर एंट्री ले लेगा, सो होस्ट सेल के अंदर एंट्री करके वो खुद का सेल जैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब हो गया एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स से तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और फिर एंजाइम्स अगर उनके कंट्रोल में आ गए तो वो लोग डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने को बोलेंगे ट्रांसलेशन। और उनका बॉडी किससे बना है? तो उनका बॉडी प्रोटीन से ही बना है एंड आरएनए या डीएनए से बना है। सो अगर डीएनए रहेगा उनके पास, सो हमारी बॉडी के डीएनए के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट ये मैकेनिज्म पूरा लिखवाऊंगा। और फिर अपने डीएनए का जब भी वो रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इनके डीएनए से वो आरएनए और आरएनए से उनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वायरस से ऐसे अपने छोटे-छोटे बच्चे बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरियॉन्स। क्या बोलते हैं? वायरियॉन्स। बट सिलेबस में वायरियॉन्स का डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, बट बोल के रखा वायरियॉन्स वायरस के छोटे बच्चे हैं। फिर जाके वो और नए-नए सेल्स को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ऐसा वो डीएनए को इंटीग्रेट करके करेंगे। लेकिन जिन वायरसेस के पास आरएनए होता है, वो हमारे डीएनए के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बनाया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाया जाए तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको एंट्रेंस के लिए एक पॉइंट याद रखना है, जो मैं नेक्स्ट ईयर लिखवाऊंगा। अभी जैसे बोल के रखा, अभी मैं वो सब चीज यहाँ पे ऐड नहीं करवा रहा हूँ। तो आरएनए वायरसेस भी पहले डीएनए बनाएंगे, फिर हमारे डीएनए के साथ जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस हिसाब से ये लोग ने क्या किया? दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, और पूरा घर बना के बैठे। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सेल ही नहीं है, नहीं, लीनियर फॉर्म में ही है। वैसे लीनियर फॉर्म में ही आरएनए जो उनका स्टडी किया नहीं है। हेलिकल स्ट्रक्चर वो आरएनए डीएनए का है, जैसे आरएनए हेलिक्स या डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में है। बट हम लोग इंडिविजुअली हर कोई वायरस का स्टडी नहीं करता, हम लोग ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर बना के छोड़ दें। और किसी को डाउट? यस सर, हमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हाँ, तो नहीं देना चाहिए, फिर भी डॉक्टर देते हैं। नॉर्मली सर्दी जुकाम के लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, एक हफ्ते के बाद ही ठीक होंगे, जब तक हमारा इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होता है। बट काफी बार वायरल अटैक के साथ कुछ ना कुछ हमको कफ वगैरह हो जाता है, इसलिए डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स उस रीजन से देते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, तो दूसरे इन्फेक्शन होने का भी चांस बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो उससे सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है कि वायरस? नहीं, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, वायरस तो अपने खुद से ही इम्यूनिटी फाइट करेगा। इसलिए कभी बार डॉक्टर फिर मल्टीविटामिन दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को वीकनेस होता है, फीवर आता है, तो फीवर को भी फाइट करने के लिए हम लोग ये रिड्यूस करते हैं। फीवर अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है फीवर। फीवर इज वेरी गुड। आपको बताया रहेगा ना ये? किसने बताया? हाँ, मैंने नहीं बताया। फीवर क्यों आता है? फीवर क्यों आता है? किस केमिकल की वजह से? मेरा क्वेश्चन ये है, किस केमिकल की वजह से? तुम लोग ये सब बात करो ना, ये सब बात क्यों नहीं करते? किधर हम लोग कितना अंदर मेडिकल में घुस जाए, अभी घुसना ही चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं तभी ये बात आता है। तुम लोग ने केमिकल के बारे में सुना रहेगा, सुना ही नहीं? नाम मत बोलो यार, मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैम ने पढ़ाया रहेगा टिश्यू में।
नहीं सुना है, ठीक है। आप लोग एक मिनट कंफर्म करता हूँ, आप लोगों ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है? ठीक है। उसमें नहीं था, उसमें एक सेल का नाम मस्त सेल। अरे बताया ही है मतलब मैम ने, मस्त सेल चाहिए। तो ये मास्ट सेल्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस किसकी वजह से करते हैं? हिस्टामिन की वजह से। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन बोला था, ये मास्ट सेल्स नहीं बोला, हिस्टामिन नहीं बोला। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, सुन लो अभी प्लीज, क्योंकि ये बात आगे आपको मेडिकल में भी आएगी और नीट में भी आएगी। हिस्टामिन की बात आगे भी मैं करूंगा। सो हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। कब करता है? कब करता है? ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? कब ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, हाँ मच्छर एक हो गया, यस। अच्छा, उस तरह से पढ़ा है। जब भी बॉडी में कहीं पे भी होगा टिश्यू डैमेज, उस टिश्यू डैमेज के साइड पे हिस्टामिन रिलीज होगा और वो प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन के 5 साइन, जिसमें एक आता है रेडनेस, एक आता है स्वेलिंग, एक आता है पेन, एक आता है हीट और लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 साइंस इन्फ्लेमेटरी के क्लासिक साइंस है। आगे मेडिकल में भी आपको इस पे 15 मार्क्स का आंसर लिखना है, तो अभी एटलीस्ट ये इतना तो पढ़ ले, के बाद में हर चीज को हम लोग एलाबोरेट करेंगे। तो ये 5 साइंस इन्फ्लेमेशन के हिस्टामिन की वजह से। सो अगर रेडनेस आए, सूजन आए, दर्द हो, ये सब अच्छा है कि बुरा है? चाहे तो देता हूँ मैं सूजन पेशेंट के हिसाब से बुरा है, डॉक्टर्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। ये अच्छे साइंस है। छोटे बच्चे को लग गया होगा, रो रहा है, जो बोल नहीं सकता, हमको पहले पता कैसे चलेगा इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको भूख लगा है, इसको सूसू जाना है, इसको बॉडी हो गया, क्या हो गया, तो कैसे पता चलेगा? अरे रेडनेस आ रही है, इधर सूजन है, आई थिंक यहाँ पे उसको टिश्यू डैमेज हुआ है। तो ये सब साइंस हम लोग को इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है। फीवर आएगा मतलब कहीं पे इंटरनली टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन में भी फीवर आ रहा है, मतलब बॉडी खुद से क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है अपने आप को। हीट जैसे बढ़ेगा तो बैक्टीरिया वायरस का डिस्ट्रक्शन होगा। पानी को क्यों उबालते, दूध को क्यों बॉईल करते? तो बॉडी भी खुद से बढ़ा रहा है। बस फीवर एक पॉइंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं कि बुखार सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे क्या होगा? हमारा एंजाइम्स का होता है डीनेचुरेशन, बायोमोलिक्यूल्स करेक्ट किया ना? तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह का डीजनरेशन होगा और कुछ लोग के बाद में माइंड काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए बाद में हम लोग को ठंडे पानी का कपड़ा लगाते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो जाए। तो एक्सट्रीम हीट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होगा तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसके लिए हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बॉडी इंडिकेशन क्या दे रहा है? भाई अभी दवाई ले ले यार, नहीं हो रहा है मेरे से मैनेज, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तभी जाके हम लोग जो दवाई देंगे जो रेडनेस को कम करे, स्वेलिंग को कम करे, पेन को कम करे, हीट रिड्यूस हो, लॉस ऑफ फंक्शन को हम लोग रिस्टोर करे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं पेन किलर। तो पेन किलर जो लेंगे वो पेन को रिड्यूस करेगा, मतलब किसको कम करेगा? मतलब हम जो मेडिसिन लेते हैं वो होंगे एंटी हिस्टामिनिक्स। मेडिसिन से मैं फार्मेसी में चला गया, ये नेक्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी में काफी बार सर्दी जुकाम के लिए जो दवाई लेते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, और उसके वजह से काफी बार नींद भी आती है। कुछ गोली खाने पे हम लोग को नींद जैसा फील होता है, क्योंकि वो ड्राउजी फीलिंग वो एंटी हिस्टामिनिक्स की वजह से होता है। सो ये हिस्टामिन, ये साइन जो दे रहा है ये अच्छे साइन है। एज अ डॉक्टर हम लोग को पेशेंट को समझाना है अच्छा है। अगर कुछ बीमारी हो गया और साइन ना दे तो इंटरनल कितना डैमेज हो जाएगा, शायद लास्ट स्टेज पे जाके डिटेक्ट होगा। एज इन कैंसर इसके लास्ट स्टेज, जब तक वो स्वेलिंग, वो ट्यूमर इतना बड़ा ना हो जाए कि तब तक वो सिम्टम्स ही नहीं देता है, और लास्ट में फिर कैंसर इतना बढ़ जाता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता। जो डॉक्टर समझ में आ रहा है क्या? कुछ मेडिसिन के बारे में क्या बात करें, किस लेवल पे हम लोग जाना चाहते हैं। तो ये साइन वैसे अच्छे हैं जो हम लोग को इंडिकेशन दे रहे, और बाद में वो टिश्यू डैमेज को रिस्टोर करने के लिए हम लोग बने पेशेंट बोलते भाई रेस्ट ले, ये मेडिसिन चालू कर, आइस पैक वो पे लगाने बोलते हैं अगर ज्यादा रेडनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह होगा तो कहीं पे भी कोई बीमारी में अगर एंड में आता है आइटिस, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये बताया रहेगा मैम ने पक्का, और इनफैक्ट ये चीज फीडबैक में भी आई थी
फिर मैम ने बोला मैं तो सब पढ़ाया है, ऐसा क्या है वैसा क्या है, तो फिर ऐसा क्यों इशू आ रहा मुझे तो है। पता भी नहीं चलता। हाँ वही, क्योंकि ये सब अभी ये आपके लाइफ में कितनी बार ये सब टर्म्स आएंगे पता भी होगा, बट अभी आप रिलेट करना शुरू करोगे। कंजक्टिवाइटिस, अभी इतना बड़ा क्या है कंजक्टिवाइटिस, मतलब रेडनेस होगा आंखों में, सूजन जैसा आएगा, पेन के बदले इचिंग होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, पानी निकलते रहता है, हम चीजें देख नहीं पाते। डर्माटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, मच्छर काटना क्या पिंपल आ गया, डर्माटाइटिस, रेडनेस आता है, स्वेलिंग आता है, पेन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो काम स्किन का, ये डिपेंड करना। तो कहीं पे भी आइटिस आया, न्यूराइटिस हो सकता है, किडनी का नेफ्राइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है नेक का, तो वो गले में पट्टा बांधते, मतलब क्या है ये सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करना है कि पेशेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो किसी के भी रिपोर्ट में आइटिस पढ़ के भी डरना नहीं है, क्योंकि सोनोग्राफी रिपोर्ट या फिर 2D एको का रिपोर्ट आएगा, आप लोग खुद से जजमेंट लोगे ये ऑर्गन का नाम है और इधर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब पेशेंट को ये सब सिम्टम्स पक्के रहेंगे। पूछ सकते हैं आपको कहीं पे स्वेलिंग महसूस हो रहा है क्या, पेन है क्या, बुखार वगैरह आया था क्या, तो उससे आप लोग सिम्टम्स से कोरिलेट करोगे क्या टाइप का इन्फेक्शन हुआ रहेगा। तो ये सफिक्स आइटिस इज इंडिकेशन की इन्फ्लेमेशन है, मतलब हिस्टामिन रिलीज हुआ है, मतलब पेशेंट को दवाई में देना है हमको एंटी हिस्टामिनिक। यहाँ पे मैंने एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन रखवाया है सिनारेस्ट नाम का। काफी बार मेरे एब्सेंस में लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं किधर बैठा रहता हूँ पीने में, तो सर क्या दवाई दे, अभी तुम लोग खुद से ले लेने का जजमेंट कि ये इन्फ्लेमेशन, तो सिनारेस्ट नाम का दवाई वो एंटी हिस्टामिनिक है, पेन भी रिड्यूस करता है, फीवर भी रिड्यूस करता है। काफी बार नॉर्मली सब लोग पैरासिटामोल ले लेते, कालपोल हो गया या प्रोटीन हो गया, उसमें से पैरासिटामोल है जो फीवर को कम करता है। पेन के लिए लेना ही पड़ता है, नहीं मैं पेन किलर कभी नहीं लेता, मम्मी पापा ने ना बोला है, मम्मी पापा बोलते मेरे मम्मी पापा ने ना बोला है, जिंदगी में मैंने दवाई नहीं ली, तो बर्दाश्त करो पेन, हमारा पेन मत बढ़ाओ, पेन हो रहा है लेकिन मैं दवाई नहीं लेता, तो काय को बोल रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं। तो जब भी पेन होता है एंड बियॉन्ड मैनेजेबल सिचुएशन, तो पेन किलर लेना चाहिए, लेकिन उससे किडनी फेलियर होता है। अरे एक खाने से कुछ नहीं होता भाई, आप 100 खा लो तो भी नहीं होने वाला, आप इडली सांभर खाना बंद कर दो तो शायद किडनी फेलियर ना हो। लोग बोलते दवाई से प्रॉब्लम होता है, इडली सांभर में कितना कलर और प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उससे किडनी फेलियर हो जाएगा। दुनिया भर में हम जंक फूड खाते हैं, उससे कलर आ जाता है, कुछ खाने पीने की चीजों में ग्रीनिश कलर, वो कलरिंग एजेंट्स डालते, उससे किडनी या लिवर को डैमेज इतना हो सकता है जितना कोई मेडिसिन से नहीं होगा। सो यू कैन टेक मेडिसिन व्हेन यू आर नॉट फंक्शनिंग वेल, वहाँ पे ले सकते हैं। रोज सिंह चना की तरह खाने को नहीं बोल रहा हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, उसमें स्वेलिंग आता है, पेन आता है। आर्थराइटिस, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, फटफट देखो क्लिक होने लगा, आपको सिम्टम्स भी फटाक से पता चल जाएगा, यही तो मजा है। तो अगर हमें एंटी हिस्टामिन देंगे तो उससे वायरस को बेनिफिट नहीं देगा? नहीं, हम लोग बॉडी ने जो सिग्नल दिया है उसको हम लोग अभी रोक रहे, क्योंकि हम लोग को ये सिग्नल ज्यादा नहीं चाहिए। रेडनेस बहुत ज्यादा फैलने लगे, सूजन और हद से ज्यादा है, स्वेलिंग आया कि उसके ऊपर मैकेनिज्म है, अभी वो अभी टिश्यू का लेक्चर नहीं है तो मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है ब्लड फ्लो बढ़ा है तो स्वेलिंग आएगा। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे WBCs पहुंचे, बट एक पॉइंट के बाद मुझे स्वेलिंग नहीं चाहिए, नहीं तो टिश्यू रप्चर हो जाएगा। तो उससे बट वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, हम लोग एंटी हिस्टामिनिक के सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे। वायरल अटैक के लिए हम लोग को अलग से वो मेडिसिन लेना ही है, एंटीवायरल ड्रग्स, बट हम लोग रेयरली लेते हैं क्योंकि इतने इफेक्टिव नहीं होते। बॉडी नेचुरली इम्यूनिटी अपना बढ़ाता है, इसलिए बाद में हल्दी वाला दूध पी लिया, स्टीम वगैरह लिया, दैट रेजेस द इम्यूनिटी। और किसी को पूछने गए नहीं, तो हम लोग वायरसेस के बारे में ये सब डिस्कशन कर रहे थे। फीवर से बात आगे बढ़ी, उसने ये पूछा कि क्यों एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते, कि फर्दर इन्फेक्शन भी बैक्टीरियल टाइप के हो जाते हैं, उसके वजह से लेना पड़ता है। तो इतना नोट डाउन कर ले। तो B3 ने भी डाउट नहीं पूछा, सॉरी, मतलब वायरस नॉन लिविंग ही है जब तक वो बाहर होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं इनर्ट, मैंने वो टेक्स्ट पे लिखा इनर्ट है, और जैसे उसको होस्ट मिला वो बन जाते हैं लिविंग। वो ये तरह से वायरसेस कनेक्टिंग लिंकेज, वैसे डेड है बट जैसे होस्ट सेल मिला तो लिविंग बन जाते हैं, क्योंकि उसके सेल को वो अपना सेल बनाते हैं, मतलब दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक मशीनरी। तो इसलिए वायरस को फाइलिंग में कहीं पे भी नहीं रखा गया। वो सब टाइम पास का बात है, वो नहीं लेना चाहिए आधा आधा। 500 मिलीग्राम जरूरी है, मतलब जरूरी है। 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है, और वो हम लोग मेडिसिन का वैल्यू डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट। अगर
छोटा बच्चा है 10-15 किलो का वजन है तो उसको आधा टेबलेट दो तो ठीक है, बट बाकी जो एडल्ट है 15-16 के बाद सबका वजन 40 किलो के आसपास तो होता है, तो उनको 500 मिलीग्राम लेना ही है। वो आधा भी असर करेगा, पूरा और बेहतर असर करेगा। सर वायरस को भी मरते हैं तो नॉन वायरस को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब भी होस्ट के अंदर घुसा है तब हम लोग मारने का बात करेंगे ना। होस्ट के अंदर घुस गया मतलब क्या, उसने इन्फेक्शन कर लिया है पैरासाइटिकली, और अब जाके हम लोग उनको मारने के लिए मेडिसिन देंगे। बाकी इधर वायरसेस हो सकते हैं, कुछ लोग ने अभी चीखा हाथ छू, उसको कॉमन कोल्ड हुआ रहेगा, निकल गया वायरस। अभी वो किसी की बॉडी में एंटर करे, कुछ लोगों को सीवियर एलर्जी होता है उससे, तो हम लोग मेडिसिन लेना पड़ेगा एंटीवायरल। मतलब अगर वायरसेस को मारना है तो एक तो दवाई लो, दूसरा उसको होस्ट मत दो, समझेगा दोस्त लोग, उसको होस्ट नहीं देने का। इसीलिए तो कोविड में बोला था सोशल डिस्टेंसिंग, वो होस्ट ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका खत्म हो जाएगा, उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएगा। बट समझ नहीं रहे थे लोग, फिर भी निकल पड़ते थे, तो एक से दूसरे को पास होते ही जा रहा था। जब अच्छा खासा आइसोलेशन हो पाया तब जाके वायरस का काउंट कम हो गया, और दूसरा रीजन तो बाद में लोगों में इम्यूनिटी बढ़ने लगा, वो वैक्सीनेशन से भी हुआ रहेगा। जल्दी नोट डाउन करें, वायरसेस आर मानी, क्या हुआ, थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ और डेथ की बॉर्डर पे, उसको बोले थ्रेशोल्ड। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, 20 × 10⁻⁹ कर ले। मैंने 1 नैनोमीटर का पहले बताया। मतलब ये भी बहुत अच्छा सिग्नल है, अगर किसी को बार बार फीवर आ रहा है दैट शोज उसमें अभी भी इन्फेक्शियस एजेंट है। वो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हमारा बॉडी का मास्ट सेल या फिर एक WBC जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, बेसोफिल नाम का सेल, वो हिस्टामिन रिलीज कर रहा है और वो सिग्नल दे रहा है भाई ये डैमेज कर रहा है। सो फीवर का कॉज ढूंढना पड़ेगा, क्या वो कॉमन कोल्ड की वजह से फीवर है, टाइफॉइड की वजह से फीवर है, या एक मैंने बीमारी बताया था अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या वजह से फीवर है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। नेक्स्ट ईयर ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे हम लोग ब्लड रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। One book, one pen, one child and one teacher can change the world. Absolutely. The only theory we love to learn is Devanism. मैं दुनिया बदल रहा था, पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। सर बुला रही, बोलिए। सर अगर रेगुलर बेसिस पे पैर सूज जाता है और सूजन आ रहा है, हाँ, फिर बहुत पेन होता है जिसमें के बाद और पैर से हीट नहीं, ये भी बहुत सारे सिम्टम्स बता रही है। तो पैर में स्वेलिंग आना दैट मीन्स 2 रीजन हो सकता है, या तो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और दूसरा किडनी डैमेज हो सकता है, मतलब किडनी में इश्यू है। अभी मैं पेशेंट का एज जानना चाहूंगा, तो अगर तेरा है तेरा हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू हो रहा होगा। और मेरे पापा ने परसों हल्के से पैर पे मारा तो वो पूरा फट गया, तो उधर टिश्यू डैमेज जैसा हुआ है, मतलब इमीडिएटली सीवियर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ रहा है। और सब रेगुलर वो क्योंकि किसी का स्किन सेंसिटिव होता है, कुछ लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है। हाँ, तो वहाँ पे ना ब्लड का अक्यूमुलेशन हो रहा है और वहाँ के लेग्स के मसल्स वीक है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग जिनका रहता है ना उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। मेरा है, मेरे को सीवियर पेन रात को शुरू होता है तो मैं वो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनता हूँ रात को, पेन सीवियर, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग होता है तो कूलिंग ऑफ ब्लड होता है। और साथ में फिर एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज करेंगे ना तभी वहाँ के मसल्स ब्लड को वहाँ से ऊपर की तरफ भेजेंगे, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना, उस वजह से ब्लड का कूलिंग होने लगता है, ऊपर नहीं जाता। इसके लिए लेग्स के एक्सरसाइज करिए। तो और एक बार ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फिर टेंशन नहीं, तो सिर्फ मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना है वहाँ पे, और स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज करना शुरू किया मसल्स और स्ट्रेंथ बढ़ाने के। तो 2 बार मेरा नवरात्रि ऐसा हुआ और पूरा नवरात्रि मेरा एग्री करा, और अभी मेरा देखो मेरा बोन थोड़ा बाहर है, मतलब मैं टेढ़ा है, एक्सटर्नली प्रोट्रूबरेंस आया है। वो ट्विस्ट जो हुआ है ना, मुझे लग रहा है उस वजह से
जो लिगामेंट है वहाँ भी कुछ डैमेज हुआ रह सकता है, वो जॉइंट का लिगामेंट। हमने बताया तो हमको बोला खाली बोला कि कोई वो छोटा सा कुछ दिया पैर पे लगा और शूज पहनने को बोला कि वो धीरे धीरे बोन शायद सीधा हो जाए। हाँ, रीमॉडलिंग होता है, बट ऑर्थोपेडिक को दिखाया क्या, किसको दिखाया? हम क्या करते हैं नॉर्मली जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, मैं मैक्सिमम जनरल फिजिशियन को दिखाता हूँ, बट कुछ चीज़ों में मैं फिर स्पेशलिस्ट के पास ही जाता हूँ। लोग स्पेशलिस्ट से डरते आ रहे कुछ ज़्यादा बोल देंगे, बट एक्चुअली स्पेशलिस्ट को ही रेकमेंड करना चाहिए काफ़ी बार। कहीं कहीं भी कुछ चीज़ों में स्पेशलिस्ट को नहीं रेकमेंड किया ना तो फिर वो 3 साल हो गए मुझे पता ही नहीं चलता। ऑर्थोपेडिक को एक बार कंसल्ट करो। बोरीवली में डॉक्टर पुनीत पटेल का हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, डरना नहीं, कंसल्ट करके निकल जाना, कुछ वो सुला नहीं देगा ये लेडी और ऐसा कुछ नहीं। और दूसरे और एक है पहचान में डॉक्टर सोनावणे करके है, अगर तुझे ओपिनियन लेना है तो ले ले। ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स का, और वो ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज में जाए। फिर लोग बोलते